नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही विशेष टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो अक्सर हमारे जब हम अपने चार्ट को एनालाइज करते हैं, ये दिक्कत अक्सर हमें आती है। आज मैं उसी पे बात करूंगा कि अपने चार्ट में हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लैनेट को कैसे समझें, खास करके जब लग्नेश ही अष्टम या छठवें का मालिक हो, या फिर हमारा भाग्येश यानी कि कोई प्लैनेट आपके चार्ट में पंचम भाव का स्वामी भी है, छठवें का स्वामी भी है, या फिर आठवें का स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में कैसे समझ, यानी कि आप समझ रहे हैं मेरी बात, राइट? लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, लग्नेश भी है या छठवें भाव का स्वामी भी है, नवे भाव का स्वामी भी है और 12वें भाव का स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसे समझे कैसे, इस बात पे आज मैं चर्चा करूंगा। इसके लिए मैं 2 लग्न कुंडली का आपको एग्जाम्पल दूंगा, जो कि एक मेष पे दूंगा, पहले मेष लग्न कुंडली पे, दूसरा मैं दूंगा मिथुन लग्न के कुंडली पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट आपको वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिलेगी, तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। और आपके जीवन से जुड़े और भी जो मुद्दे हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, वेल्थ, प्रॉपर्टी, राहु को चार्ट में कैसे देखें, या फिर कौन सा जेमस्टोन पहने, इन सब विषयों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, और आई नोटिफिकेशन में मैंने कुछ अच्छे वीडियोस दिए हैं, अगर आपको अच्छे लगे, अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे ख्याल से आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मूल त्रिकोण और समराशि, ये पहले आप क्लियर कर लीजिएगा। इस चीज़ के लिए देखिए, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, यानी कि शुक्र, बुध, गुरु, मंगल, ये सारे प्लैनेट के दो साइन हैं। 2 साइन यानी कि एक तो उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, आपको पता होगा, और एक उनकी सम राशि होती है। जैसे मंगल, मैं पहले मेष लग्न की कुंडली में आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मंगल को बता दूं, मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो होती है मेष, और उनकी सम राशि जो मानी जाती है वो होती है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। अब बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली पे। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको कहा कि लग्नेश ही त्रिकभाव के स्वामी होते हैं। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली में आप देख रहे होंगे, मंगल पहले भाव के स्वामी हैं, जो जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है वो आपका लग्न होता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, आपके कुंडली में 3 नंबर, 5 नंबर, 1 से लेके 12 के बीच में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, तो वो आपका लग्न हुआ। लेकिन पहला भाव हमेशा यही होगा, जहाँ पे इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है वही आपका पहला भाव है। जहाँ मैं कहूँगा 8वां भाव, वहीं पे आपका 8वां भाव होगा। तो इसे ऐसे समझते चलिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मेष लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं, इसमें मंगल देवता पहले भाव, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है मेष राशि वहाँ पे पड़ी, तो वहाँ के स्वामी हुए पहले भाव। जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ी, तो वहाँ के स्वामी भी स्वयं मंगल ही हुए। तो लग्नेश ही अष्टम भाव के स्वामी है। तो ऐसे में हम कैसे समझें कि मंगल हमारे लिए अच्छे हैं कि बुरे फल देंगे या कैसे देंगे? तो विशेषकर हमें प्रॉब्लम आती है रेमेडीज़ के टाइम पे, या फिर जेमस्टोन पहनने के टाइम पे विशेष तौर से प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी बुरे भाव का स्वामी, भले वो लग्नेश हो, भले ही आपका वो नवम भाव या पंचम भाव का स्वामी हो, कोई भी एक बुरे भाव का ऑलरेडी उसके पास आधिपत्य है, जैसे कि मान लीजिए मंगल के पास यहाँ पे 8वें भाव का ऑलरेडी आधिपत्य है, ठीक है, और अगर उसकी जो प्लेसमेंट है वो भी त्रिक भाव में चली जाए, यानी कि मेरा कहने का मतलब है, जैसे मंगल जो है यहाँ पे लग्नेश तो है ही, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, साथ ही साथ अगर वो 12वें या छठवें में चले जाएं या फिर 8वें में ही चले जाएं, तो वो नेगेटिव हो गए, वो आपके लिए उतने अच्छे नहीं रह गए। और जैसे कहते हैं ना कि लग्नेश कमज़ोर हो गया, लग्नेश कमज़ोर नहीं, मैं कहूँगा यहाँ पे लग्नेश आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट देने के काबिल हो जाता है। जब भी 2 त्रिक भाव जुड़ जाते हैं एक प्लैनेट के थ्रू, जैसे कि मंगल मान लीजिए 6वें भाव में बैठ गए, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ 6वां भाव है, मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में 6वें भाव में बैठे, तो ये आपके कुंडली का कॉम्बिनेशन क्या बना, 1, 6, 8, यानी कि मंगल की महादशा या अंतरदशा में चांसेस है कि आपके हेल्थ को प्रॉब्लम आ सके, लिटिगेशन में इशू हो सकते, कर्ज द्वारा कुछ परेशानी हो सके, ऐसे कुछ इश्यूज आपके जीवन में आ सकते हैं अगर मंगल की दशा चलेगी। और भी बहुत सारे ऐसे अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आप अच्छे हो सकते हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में आप
ठीक ठाक कर सके, कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ों के लिए अच्छे हो जाओ, क्योंकि छठवां भाव कंपटीशन का होता है। देखिए कोई भी भाव पूरी तरह से नकारात्मक नहीं होता, कोई भी भाव पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 6, 8, 12 त्रिक भाव इसलिए क्योंकि हमारे जीवन के जो कुछ दुखद परिस्थितियां उससे जुड़ी हुई है, इसलिए हम उसे बुरा मानते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए जीवन एकदम फ्लैट कभी नहीं होता है। अगर वो फ्लैट होता तो आपको जीने में मज़ा ही नहीं आता। और जीवन की जो बोलते हैं ना कि जो महक है, जो उसकी खूबसूरती है, हम भले ही इससे अपने आप को इग्नोर करें, लेकिन खूबसूरती यही है, एक पल सुख और एक पल दुख, ये हमारे यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और इसे एक्सेप्ट जो कर लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता, और जो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो परेशान रहता है, वो उसे लगता है कि मुझसे ज़्यादा परेशान दुनिया में कोई है ही नहीं, तो वो अलग बात है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लग्नेश अगर 1, 8 से संबंध और 6वें में बैठ जाते नेगेटिव हो गए, 12वें में बैठ गए तो भी नेगेटिव हो गए। उसी तरह से गुरु की बात करूं, गुरु यहाँ पे देखिए मूल त्रिकोण राशि जो है उनकी 9वें भाव में पड़ी, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है वो 9वां भाव है, वहां पे गुरु की राशि पड़ रही, जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। और साथ ही साथ बृहस्पति की जो सम राशि है वो 12वें भाव में पड़ रही, जो यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ वो 12वां भाव है इस कुंडली का, इस लग्न कुंडली का, मेष लग्न का। तो गुरु यहाँ पे 9वें भाव के स्वामी हुए और साथ ही साथ 12वें के भी स्वामी हुए। तो दोस्तों यहाँ आप देखोगे कि अब 12वें भाव का मैं जब मुझसे लोग कभी कभी ये होता है कि नहीं बृहस्पति हैं और 9वें भाव के स्वामी हैं, वो अशुभ फल दे ही नहीं सकते, तो मैं सिर्फ उनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, तो भाई 12वें घर का रिजल्ट इनके जीवन में, किसी इंसान के जीवन में मेष लग्न की कुंडली जिसकी है उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जहाँ तक है ऑब्वियसली आपका मन भी आपको आंसर देगा कि हाँ 12वें भाव का रिजल्ट तो बृहस्पति देंगे। अब कैसे देंगे? देखिए दोस्तों, 5वां भाव भी लक्ष्मी स्थान है, 9वां भाव भी लक्ष्मी स्थान है हमारे कुंडली में, और दोनों धर्म केंद्र माने जाते हैं। जैसे कि पहला 5वां 9वां ये धर्म के हाउस माने जाते हैं, इसे धर्म त्रिकोण कहा जाता है इन्हें। तो अब ये समझ लीजिए कि 9वां भाव 9 और 12 का सिचुएशन क्या हो गया। 9, 12 विदेश यात्राओं के लिए अच्छा हो गया, तीर्थ यात्राओं के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि 9 इतने जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि 9 से हम जुड़े ही नहीं हैं। आज का कलयुग का जो जीवन है 9 से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। आज के डेट में लोग धार्मिक नहीं है, लोग धर्म को लेकर लड़ने पे उतारू, लेकिन कोई आदमी धार्मिक नहीं है। लोग धर्म का जरिया लेके बेनिफिट खोजते हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को, लेकिन सत्य यही है। धर्म का जरिया लेके लोग आज के डेट में क्या करते हैं, आज के डेट में फायदा ढूंढते कि यार चलो धर्म के नाम पे कुछ फायदा हो तो सही, ये बात हो गई है। शिक्षा के नाम पे 9वां भाव गुरुओं का होता है। आज शिक्षा का क्या स्टेट है आप जानते हैं? शिक्षा आज के डेट में शिक्षा नहीं रह गई है, पैसा कमाने का बेस्ट बिजनेस। कहते हैं ना कि शिक्षा, जो लोग कोई भी बिजनेस में ड्रॉप डाउन होता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा बिजनेस जिसमें ड्रॉप डाउन जल्दी नहीं आता है। शिक्षा, मेडिकल, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसमें हमेशा बनी रहती है, उनकी इंडस्ट्री चलती रहती है अच्छी खासी। तो 9वां भाव, जब 9वें भाव से हमारा जीवन ज़्यादा नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए 9वां भाव का स्वामी अगर ठीक ठाक, यानी कि बृहस्पति अगर मान लीजिए पंचम केंद्र सेकंड हाउस कहीं पे भी बैठे हैं, 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, तब तक वो अच्छे हैं। अगर बृहस्पति यहाँ पे मान लीजिए 8वें या 6वें में वो बैठ गए, अगर ये बृहस्पति 12वें में बैठ गए, विदेश सेटलमेंट जैसे मैंने कहा, इन सब चीज़ों के लिए अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अपने साइन में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे। कुछ हद तक बृहस्पति से जुड़ी चीज़ें आपके जीवन में कम से जिसके वो कारक हैं, शादी से रिलेटेड इश्यूज आ सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकती हैं, लेकिन फिर भी 12वें भाव में बैठेंगे तो भी इतना दिक्कत नहीं देंगे आपको। विदेश से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है, धर्म से बोलते ना कि विदेशों में जाके आप कुछ आपका सेटलमेंट अच्छा हो सकता है, जैसे मैंने बताया तीर्थ यात्रा, इन सब विदेशों में जाके एजुकेशन, अब्रॉड स्टडीज़ जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा हो जाता है। तो कुछ चीज़ों के लिए 9 और 12 अच्छा है, लेकिन यहीं जैसे मैंने कहा कि 2 त्रिक भाव जुड़ जाए। मान लीजिए गुरु यहाँ पे 6वें या 8वें में बैठ गए, तो एक तो 12वें के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी, और आके बैठ गए 6वें या 8वें। अब क्या कॉम्बिनेशन होगा? 6, 12, 8, 12। अब जब गुरु की महादशा चलेगी तो ऐसे इंसान को, मान लीजिए 6, 12 है तो कॉम्पिटिटर से लॉस, किसी कॉम्पिटिशन में होंगे, यानी कि इनका बिजनेस इनको कॉम्पिटिटर खा लेगा, लिटिगेशन से नुकसान हो सकता है इनको, कर्ज इतना हो जाए कि कर्ज तले दब जाए, मतलब सारा पैसा कर्ज चुकाने में चला जाए, लोन ज़्यादा हो जाए, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। जिंदगी में चैलेंजेस का फेलियर, यानी कि 6वां भाव होता है कि लड़ने की एबिलिटी, मैंने कहा ना गिर के उठने का भाव है 6वां भाव, आपकी इम्यूनिटी पावर है वो, तो वो कम हो जाती है।
यानी कि 6-12 का संबंध हुआ तो यानी कहा कि आपको, आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल आपका लॉस हो जाए, यानी कि आपके जीवन की जो स्पर्धा है, आपके जीवन का जो संघर्ष है, उसका रिजल्ट आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर 8वें में गुरु बैठ जाए तो अगेन 12-8 का संबंध बन गया। तो जैसे ही जब इनकी महादशा दशा चलेगी तो विदेश से हो गया, फिर आप पीएचडी लेवल की कोई पढ़ाई करना चाहते हो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा जो गुरु जहाँ जहाँ के कारक हैं, जैसे कि दूसरे भाव के कारक हैं, पंचम भाव के कारक हैं, 7वें के कारक हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों में ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटें आए, इजीली अचीवेबल ना हो, उन सब चीज़ों के लिए अच्छे नहीं होंगे। और जब बृहस्पति की दशा चलेगी, 8वां भाव सक्रिय होगा, तो 8वें भाव से जुड़े यानी कि अचानक कोई घटना, दुर्घटना, इन सब चीज़ों का भी ये कारण बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है हमेशा कि कोई भी प्लैनेट हो वो अगर वो 9वें भाव का स्वामी हो गया या 5वें का स्वामी हो गया या लग्नेश है तो आपको बुरा रिजल्ट देगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसे इस तरह से नहीं देखिएगा। अब दूसरी कुंडली लेते हैं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली। मिथुन लग्न की कुंडली की विशेषता यह है दोस्तों, देखिए कि इस लग्न कुंडली में जिनके भी लग्न में 3 नंबर लिखा, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है वो पहला भाव है, जैसे कि मैंने बताया, इसे ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे मैंने बताया था उसे, जब मैंने पहले स्टार्टिंग में जो आपको वीडियो में समझाया उसे ध्यान रखिएगा। तो पहला घर जो है वहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर आया, तो ये मिथुन लग्न की कुंडली हुई, यानी कि जेमिनाई असेंडेंट इसे बोलते हैं। तो जेमिनाई लग्न में आप खूबसूरती इस लग्न की ये होती है कि 6, 8, 12 में किसी भी ग्रह का मूल त्रिकोण साइन आता ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई फंक्शनल मैलेफिक ही नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या आप बताइए, क्या इसके जीवन में, इस जो जेमिनाई लग्न के लोग होते हैं, क्या उनके जीवन में 6, 8, 12 का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता? उनके जीवन में 6वें यानी कि रोग ऋण कर्जा नहीं होता, 8वें में ऑब्स्टेकल्स या फिर कोई बड़ी घटना दुर्घटना नहीं होती, 12वां यानी कि कोई बड़ा नुकसान, छोटा नुकसान, जेल, पागल खाना, ये सारी चीज़ों में उनका जाना आना नहीं होता होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे 6, 8, 12 जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं मूल त्रिकोण साइन नहीं पड़ रही है किसी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्र पंचमेश है, मूल त्रिकोण साइन उनकी पड़ रही है पंचम भाव पे। 7 नंबर जहाँ लिखा है वो 5वां भाव है, और साथ ही साथ जो शुक्र देवता है वो 12वें भाव के भी स्वामी है। और आपको बता दूं, दूसरा भाव, 5वां और 7वां, ये कुंडली के 3 ऐसे भाव है जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का कहने का मतलब है बहुत जल्दी ये दूषित हो जाते हैं, इनसे मिलने वाले फल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं अगर इनमें ज़रा सा भी, बोलते हैं ना, मैलेफिक दृष्टि हो या फिर इनकी प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो। कैसे मैं समझाता हूँ, क्योंकि इन सारे भाव में ट्रस्ट होता है, इन सारे भाव में लगाव, प्रेम संबंध जुड़े हुए हैं आपके, इन सब सारे भाव में कहीं ना कहीं विश्वास जुड़ा हुआ है, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट इन सब से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखते हैं, यानी कि उनका कोई खास इंटेंशन नहीं होता है आपके। जैसे कि राहु, सूर्य, शनि, मंगल, इनका इमोशनल एस्पेक्ट या रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स को लेके ये चार्ट को, बोलते हैं ना, इनको चार्ट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनको लेके नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो ऐसे ही जब 5वें भाव की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 5वां भाव, जैसे मैंने कहा दूसरा, 5वां, 7वां, तो जैसे 5वां मैंने बताया आपको, 5वां बहुत ही सेंसिटिव होता है तो लक्ष्मी स्थान, धर्म त्रिकोण। अब यहाँ पे भी अक्सर होता है कि कोई हम प्लैनेट की राशि आती है ना, उसे पॉजिटिव ही मानते हैं, ये एक रही है सोच और अभी भी चलती है। तो इसको ऐसा नहीं समझना। मैंने कहा अगर 5वें भाव का स्वामी 8वें में आ जाए, शिक्षा में रुकावटें, प्रेम संबंधें उसके कभी सक्सेसफुल जल्दी नहीं हो सकती, उसको जो चाइल्ड रिलेटेड सुख है वो देरी से मिलने की संभावना, और भी कई सारे प्रॉब्लम, यानी कि अगर लेडीज़ का चार्ट है तो लाइक बर्थ के टाइम पे सर्जरी, हम हमेशा सर्जरी से ही औलाद होना, ऐसी सारी चीज़ों को ये दर्शाता है। और अगर इसमें अगर क्रूर ग्रह है आपके चार्ट में, कोई क्रूर ग्रह पंचम भाव का स्वामी है, वो 8, 12 में जाता है तो ये ज़्यादा हानि करता है। फिलहाल समझते हैं कि शुक्र क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव में 12वें के स्वामी है, मान लीजिए वो अगर 8वें में चले गया तो 2 त्रिक भाव का संबंध बन गया, 12 और 8 का संबंध शुक्र ने खुद ही बना दिया। अब 5, 8, 12 आप मुझे बताइए, 5, 8, 12 का संबंध जो प्लैनेट रखेगा वो पॉजिटिव होगा आपके लिए, वो नेगेटिव होगा, मैं आप पे छोड़ता हूँ। फिर भी मेरे हिसाब से 5, 8, 12 ये पूर्णतः पंचम भाव का नुकसान कर देंगे। पंचम भाव की पूरी तरह से मैं कहूँगा कि जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सब के सब एट्रीब्यूट्स घायल हो जाएंगे यहाँ पे।
अगर पंचम भाव पे मान लीजिए एक से ज्यादा या एक या दो प्लैनेट की शुभ दृष्टि इस कंडीशन में पड़ती है तो काफी सेफ्टी मिल जाएगी। मान लीजिए गुरु की दृष्टि पड़ गई, चंद्र की दृष्टि पड़ गई पंचम भाव पे, तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे शुक्र के वजह से नहीं, याद रखिएगा शुक्र पॉजिटिव नहीं हो सकता। आपका जब शुक्र का दशा चलेगा आप खुद देखिएगा इन सब विषयों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी। खास करके जब आप अगर आप आपकी शुक्र की दशा मिथुन लग्न की, आपका लग्न मिथुन है और आपका दशा चला हो शुक्र का, और आपका शुक्र जैसे मैंने कहा 8वें में हो और आपका दशा चला हो जाएगा, आपकी एज 15 साल रही हो या 14 साल रही हो तब से आपका दशा चला हो, तो एजुकेशन, लव अफेयर्स, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ इनसे रिलेटेड दिक्कतें आपके जीवन में आपने ज़रूर झेली होंगी अगर ये जो मैंने सिचुएशन जो बताई वो है तो इसी तरह से किसी भी प्लैनेट को जब आप जज करते हो उसको आप इस बेसिस पे मत जज कीजिए क्योंकि वो नवमेश हैं या पंचमेश हैं तो वो अच्छा ही फल देंगे। ऐसा रेयर ऑफ द रेयर केस में, बिल्कुल बोलते रेयर ऑफ द रेयर केस में पॉसिबल होता है। वो बहुत सारी चीज़ें उसमें योग वगैरह के थ्रू या फिर कुछ जैसे कहा जैसे विपरीत राजयोग है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप जानते होंगे। कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ ऐसी गंभीर और अच्छी स्थिति जब आपकी कुंडली में बनती तब शायद वो अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर मोस्ट इन केसेस में आपको ऐसे सिचुएशन में जब पंचम भाव के स्वामी बहुत जल्दी दूषित होते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। पंचम, दूसरा भाव, सातवां भाव, इन 3 भाव के स्वामी अगर इधर उधर हुए त्रिक भाव में या त्रिक भाव के स्वामी के साथ बैठे या एक से ज़्यादा 2 मैलेफिक लोगों की दृष्टि पंचम, सप्तम या सेकंड हाउस में पड़ती है तो इनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन भाव से मिलने वाले जो सुख होते हैं उन सुखों में दिक्कतें, परेशानियां 100% आती है। इसे आप अपने चार्ट पे लगा के देख सकते हैं। तो किसी भी प्लैनेट को ऐसे ही जज कीजिएगा। अब इसी कुंडली में आप देख लीजिए जो शनि देव हैं वो अष्टमेश भी हैं और साथ ही साथ 9वें भाव के स्वामी भी है। अब इनको कैसे जज करेंगे आप? शनि जो हैं वो 9वें भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हो 8वें के भी स्वामी हैं। तो 8 और 9 का संबंध है। कोई भी, जैसे मैंने कहा, त्रिक भाव अकेले कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब शनि की महादशा चलेगी तो आप कहोगे भाग्येश की महादशा चल रही है, लेकिन अष्टमेश की भी महादशा चलेगी। और एक तो शनि नैसर्गिक हम मैलेफिक बोलते हैं उसको, यानी कि नैसर्गिक पाप ग्रह कहा जाता है जिन्हें, क्योंकि वो डिले से हर चीज़ देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही शनि 11 या 10वें में बैठ जाए तो काफ़ी हद तक ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वहीं ये शनि अगर 12वें और 6वें में बैठ जाए तो ये काफ़ी हद तक नेगेटिव हो जाए। कि 2 त्रिक भाव का संबंध अगर किसी भी प्लैनेट ने बना लिया, 6-12, 8-12, क्या है वो कितना भी शुभ आपकी कुंडली में क्यों ना हो, जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी आपको उससे रिलेटेड जो रिजल्ट है वो निश्चित फील होंगे। ये आप ज़रूर आपके चार्ट में लगाइए। और इसी तरह से और एक चीज़ समझा देता हूँ। देख सकते हैं कि मंगल जो है इस कुंडली में 6वें भाव के स्वामी है और 11वें भाव, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है वो 11वां भाव है इस कुंडली का, मिथुन लग्न का, और 6वां भाव जहाँ पे 8 नंबर लिखा है। मान लीजिए मंगल 11वें में स्थित हुए तो ये जो प्लैनेट है तो इस कुंडली के फंक्शनल मैलेफिक आपको बता दूं, लेकिन अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो गई 11वें या 10वें भाव में ये बैठ जाते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने के काबिल हो जाएंगे। यही 6 यानी कि 6-10 का संबंध बहुत अच्छा होता है। 6-11 का संबंध पैसे के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा होता है। 6-10 का संबंध प्रोफेशनल राइजिंग स्टेटस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे देखिएगा, ये मैंने इसलिए बताया, देखिए एक तो 6वां भाव और मिथुन लग्न की कुंडली में सबसे मैलेफिक प्लैनेट जो माना जाता है वो मंगल को माना जाता है, यानी कि मंगल की कुंडली में बुध को माना जाता है, बुध के लग्न कुंडली में मंगल को माना जाता है। तो मंगल आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण साइन 11वें भाव में है। और आपको ये चीज पता होगा कि 11वें भाव में मैलेफिक प्लैनेट और भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, यानी कि मंगल, सूर्य, शनि जो होते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इवन राहु भी ठीक रिजल्ट देता है 11वें और 10वें में। तो उसी तरह से मंगल अगर यहाँ पे 11वें या 10वें में बैठ जाएंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यही मंगल अगर 8वें या 12वें में बैठ जाए तो नुकसान भी करा देंगे, लेकिन यही मंगल 12वें में बैठेंगे तो नुकसान भी उतना नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास 11वें भाव का आधिपत्य है, यानी कि इन्वेस्टमेंट से इंसान पैसा कमा सकता है। यानी कि विदेशों से अगर विदेशों की कंपनियों में या फिर आयात निर्यात से रिलेटेड उसका कोई बिजनेस है तो उसमें उसको फायदे हो सकते हैं। अगर 12वें भाव में भी मंगल बैठ जाता है तो मैं बता रहा हूँ, यानी कि जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वहां पे बैठ जाए तो भी कोई खराब ज्यादा स्थिति नहीं होने देगा ये।
तो इस तरह से चार्ट को देखें, और इसमें नक्षत्रों का भी रोल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये अभी क्योंकि अगर मैं वो सारा चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नक्षत्रों का आपको समझा देता हूँ। कोई भी प्लैनेट मान लीजिए किसी अच्छे भाव में ही क्यों ना बैठा हो, केंद्र में ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन अगर वो अष्टम भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा है तो भी उसके कारकत्व में उस भाव के कारकत्व को कहीं ना कहीं वो घटाता है। आप ये ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति मान लीजिए बैठे हैं 4 नंबर यानी चौथे घर में बैठे, जहां पे बुध का नक्षत्र भी पड़ेगा, यानी कि कर्क राशि में बुध का नक्षत्र पड़ता है। और बुध के नक्षत्र में अगर बृहस्पति बैठे हैं और जो बुध है यहाँ पे आप जानते हो मेष लग्न की कुंडली में तीसरे और छठवें का मालिक है। मान लीजिए गुरु बैठे हैं चौथे भाव में और बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, और बुध जो है वो 12वें या 8वें बैठे हैं। तो इस सिचुएशन में जब गुरु की महादशा चलेगी तो भी चौथे भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ खराब रिजल्ट उस इंसान को जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो जो मारक प्लैनेट है बुध के नक्षत्र में बैठे, और उसकी प्लेसमेंट जहां तक जितनी ज़्यादा खराब होगी उतना ही बुरा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि बुध की प्लेसमेंट जितनी खराब होगी, मान लीजिए बुध कंबस्ट है तो रिजल्ट और भी नकारात्मक हो सकते हैं, गलत भाव में जाके कंबस्ट हो। विशेषकर अगर केंद्र में कंबस्ट होते इतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि छठवां भाव का स्वामी कमजोर भी हो रहा है आपके साथ उस कुंडली में, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एस्ट्रोलॉजी इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, उसे बहुत गहराई से जाके हमें समझना पड़ता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ। अभी के लिए नमस्कार।